नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की समरी देना नहीं है ना? हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इस पूरी फिलॉसफी की जड़ खुद लेखक की अपनी जिंदगी में है। ये कोई थ्योरी नहीं है जो उन्होंने सिर्फ सोची, बल्कि ये वो सबक है जो उन्होंने बहुत मुश्किल से सीखा। हाई स्कूल में जेम्स क्लियर एक बहुत ही होनहार बेसबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन एक दिन एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। उनके साथी के हाथ से बेसबॉल का बैट छूटा और सीधा उनके चेहरे पर आके लगा। चोट बहुत गंभीर थी। नाक टूट गई, चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं और दिमाग में इतने सूजन आ गई कि वो कोमा में चले गए। और जब वो होश में आए तो उनकी वापसी का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। महीनों तक उन्हें डबल विजन की दिक्कत रही, चक्कर आते थे। वो महीनों तक गाड़ी भी नहीं चला पाए। ऐसा लग रहा था कि उनका बेसबॉल करियर खत्म हो गया है। हाँ। पर यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वही एटॉमिक हैबिट्स की नींव है। उनकी रिकवरी किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रोजाना के छोटे छोटे, एक तरह से कहें तो बोरिंग लगने वाले कामों से हुई। हर रात समय पे सोना, अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना ताकि दिमाग को शांति मिले, हफ्ते में कुछ दिन बहुत हल्का वजन उठाना सिर्फ ताकत वापस पाने के लिए। इनमें से कोई भी काम अपने आप में बड़ा नहीं था, पर जब ये लगातार हुए तो उन्होंने मिलकर एक असाधारण नतीजा दिया। और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स का आइडिया आया। और ये जो एटॉमिक शब्द है ये भी बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ छोटा नहीं है। सही कहा। जैसे कि किताब में बताया गया है, एटम यानी किसी बड़ी चीज का सबसे छोटा हिस्सा, लेकिन साथ ही एटम में जबरदस्त ऊर्जा भी छिपी होती है। एटॉमिक हैबिट्स भी ठीक वैसे ही हैं। आदतें बहुत छोटी हैं, लेकिन वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं और उनके अंदर असाधारण शक्ति छिपी है। तो चलिए इसी शक्ति को थोड़ा और समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने के हैरान कर देने वाले गणित से। किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। हाँ। 2003 तक इस टीम का प्रदर्शन बहुत ही औसत था। औसत भी शायद ज्यादा कह रही हैं आप। उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब था। पिछले 100 सालों में उन्होंने कभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रेस टूर डी फ्रांस नहीं जीती थी। हालत इतनी बुरी थी कि यूरोप की टॉप बाइक कंपनियां उन्हें अपनी बाइक बेचने से भी कतराती थी। अच्छा। हाँ, उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश टीम उनकी बाइक इस्तेमाल करेगी तो उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। सोचिए, फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर को हायर किया। और ब्रेल्सफोर्ड की रणनीति पूरी तरह से अलग थी। वो इसे कहते थे मामूली फायदों का एकत्रीकरण। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। हाँ, आसान भाषा में कहें तो साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीजों को खोजो और उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो। और जब हम छोटी छोटी चीजें कह रहे हैं तो हमारा मतलब वाकई बहुत छोटी चीजों से है। कुछ सुधार तो सीधे साधे थे, जैसे बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाना या टायरों पर अल्कोहल रगड़ना ताकि उनकी पकड़ बेहतर हो। लेकिन कुछ सुधार तो ऐसे थे जो सुनने में पागलपन लगते हैं। जैसे उन्होंने एक सर्जन को नौकरी पर रखा जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो खिलाड़ियों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाए ताकि उन्हें जुकाम और इन्फेक्शन कम हो। बिल्कुल। उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग मसाज ऑयल टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि किससे मांसपेशियों की रिकवरी सबसे तेज होती है। हर खिलाड़ी के लिए सबसे सही तकिया और गद्दा खोजा। और मेरा पसंदीदा उदाहरण तो ये है, उन्होंने टीम के ट्रक को, जिसमें बाइक्स रखी जाती थी, अंदर से पूरा सफेद रंगवा दिया। एक मिनट, ट्रक को सफेद रंगने से परफॉर्मेंस का क्या लेना देना? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है? सवाल तो यही उठता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कमाल का था। सफेद रंग पर धूल का छोटे से छोटा कण भी साफ नजर आता है। अच्छा। इससे वे ये पक्का कर सकते थे कि बाइक हमेशा बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि धूल के कण भी बाइक की नाजुक मशीनरी को धीमा कर सकते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने गहराई में सुधार कर रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की सोच है। और इन सैकड़ों छोटे छोटे 1% सुधारों का नतीजा, वो तो अविश्वसनीय था। अविश्वसनीय से भी बढ़कर, सिर्फ 5 साल के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? हाँ, और अगले 10 सालों में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए।
इसे साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर माना जाता है और ये सब हुआ उन छोटे छोटे सुधारों से। और यहीं पर गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। किताब कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई गलती है। और इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है ना? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बदतर होते हैं तो 1 साल में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। किताब इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहती है। जैसे पैसों के साथ होता है। बिल्कुल। पहले कुछ महीने आपको लगता है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा और शायद आप निराश भी हो जाते हैं, लेकिन 5 या 10 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की असली ताकत दिखती है। आदतों के साथ भी यही होता है। शुरुआत में नतीजे नहीं दिखते और इसी दौर को किताब निराशा की घाटी कहती है, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो ये 1% का नियम सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन यह एक सवाल उठता है, अगर ये इतना आसान है तो हम इसे करते क्यों नहीं? हम क्यों नई आदतें शुरू करके कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें मिलता है जब किताब लक्ष्यों और सिस्टम के फर्क के बारे में बात करती है। बिल्कुल, ये किताब का सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार है। क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है, लेकिन लक्ष्यों और सिस्टम में असल में फर्क क्या है? हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि बड़े लक्ष्य बनाओ। फर्क बहुत बड़ा है। लक्ष्य वो नतीजा है जो आप चाहते हैं, जैसे मुझे एक किताब प्रकाशित करनी है, ये आपकी मंजिल है। दूसरी तरफ सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस नतीजे तक ले जाती है, जैसे मैं हर रोज सुबह 7 बजे एक पेज लिखूंगा। मतलब सिस्टम आपकी यात्रा है। हाँ, और समस्या ये है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं। ओलंपिक में हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होता है, पर जीतता कोई एक है। फर्क उनके सिस्टम में होता है। ठीक है, तो हमें नतीजों की चिंता करने के बजाय उस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाएगी। लेकिन किताब तो इससे भी एक कदम आगे जाती है ना? सिस्टम से भी ज्यादा गहरी एक और चीज है, पहचान, आइडेंटिटी। हाँ, और यही वो जगह है जहां असली और स्थायी बदलाव होता है। किताब व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों की बात करती है, प्याज की परतों की तरह। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी आपको क्या मिलता है, जैसे वजन कम होना। सही। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना। और सबसे गहरी, सबसे भीतरी परत है पहचान, यानी आप क्या मानते हैं, आपका विश्वास। और ज्यादातर लोग बदलाव की कोशिश बाहर से अंदर की ओर करते हैं। वो पहले परिणाम तय करते हैं, मुझे पतला होना है, फिर प्रक्रिया सोचते हैं, मैं डाइटिंग करूंगी, लेकिन अपनी पहचान के बारे में कभी नहीं सोचते। जबकि किताब का तर्क है कि सबसे असरदार बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है, पहचान से शुरू होता है। जब आप अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं होता, बल्कि एक पाठक बनना होता है। बिल्कुल, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक धावक बनना होता है। ये कहना तो बहुत आसान है, एक धावक बनो, लेकिन अगर कोई सालों से खुद को एक आलसी इंसान मानता आया हो तो वो अचानक से अपनी पहचान कैसे बदल ले? ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसे काम करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका बहुत प्रैक्टिकल जवाब देती है। जवाब है छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करना। किताब कहती है, आपका हर काम उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर काम एक वोट है? हाँ, आपको अपनी पहचान बदलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को सबूत देने हैं। मतलब अगर मैं एक लेखक बनना चाहती हूँ तो जिस दिन मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखती हूँ, मैं लेखक होने की अपनी पहचान के लिए एक वोट डाल रही हूँ। बिल्कुल। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी दौड़ने जाती हूँ तो मैं धावक होने के लिए एक वोट डाल रही हूँ। सही। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये अब इच्छा शक्ति या मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये अपनी मनचाही पहचान को छोटे छोटे कामों से मजबूत करने के बारे में है। आप अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही इंसान हूं। तो अब हम जानते हैं कि क्यों बदलना है और क्या बदलना है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, कैसे? यहीं से किताब की प्रैक्टिकल रणनीतियां काम आती हैं। चलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए कुछ सबसे शक्तिशाली रणनीतियों पर बात करते हैं। किताब आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में तोड़ती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। और इन्हीं से 4 नियम बनते हैं
आज हम 2 सबसे आसान और तुरंत लागू की जा सकने वाली रणनीतियों पर ध्यान देंगे। और पहली रणनीति है हैबिट स्टैकिंग। ये पहले नियम पर आधारित है। इसे स्पष्ट बनाओ। हम अक्सर नई आदतें इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं या ये साफ नहीं होता कि उन्हें कब और कहाँ करना है। हैबिट स्टैकिंग इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान है। इसका फॉर्मूला बहुत सरल है। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। आप अपनी एक नई आदत को किसी ऐसी पुरानी और पक्की आदत के साथ जोड़ देते हैं जो आप रोज करते ही हैं। अच्छा, वो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर या संकेत का काम करती है। रोज ध्यान करने की आदत डालना चाहता है तो वो कह सकते हैं, सुबह अपनी कॉफी का कप बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगी। बिल्कुल। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कॉफी बनाने जाएंगे, आपको अपने आप ध्यान करना याद आ जाएगा। कॉफी बनाना एक पक्की आदत है जो अब ध्यान के लिए एक संकेत बन गई है। और दूसरी रणनीति जो शायद मेरी पसंदीदा है वो है 2 मिनट का नियम। ये तीसरे नियम इसे आसान बनाओ पर आधारित है। इसका सिद्धांत ये है कि किसी भी नई आदत को उसके ऐसे संस्करण से शुरू करें जिसे पूरा करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगे। आइडिया ये है कि शुरू करने में जो आलस या हिचकिचाहट होती है उसे लगभग शून्य कर दिया जाए। तो हर रात सोने से पहले एक किताब पढ़ना जैसी बड़ी आदत बन जाती है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। हाँ, या रोज 30 मिनट योगा करना बन जाता है अपनी योगा मैट बाहर निकालना। रोज 3 मील दौड़ना बन जाता है सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि सिर्फ जूते पहनने से क्या होगा, पर ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर उसे शुरू करना ही होता है। एग्जैक्टली। एक बार जब आप अपने दौड़ने वाले जूते पहन लेते हैं तो दौड़ने के लिए बाहर जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक बार जब आप अपनी योगा मैट बिछा लेते हैं तो कुछ आसन करना बहुत स्वाभाविक लगता है। ये एक गेटवे हैबिट की तरह काम करता है ना? ये आपको सही रास्ते पर ले जाता है। और जैसा कि हमने पहचान के बारे में बात की थी, ये उस पहचान को भी मजबूत करता है। बिल्कुल। अगर आप 5 दिन तक सिर्फ अपनी योगा मैट बाहर निकालते हैं तो भी आप उस व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो रोज योगा करता है। आप खुद को दिखा रहे हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी बात पर कायम रहता है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों रणनीतियां, हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट का नियम, मिलके भी काम कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी किसी मौजूदा आदत के बाद 1-2 मिनट की आदत को स्टैक कर सकते हैं। जैसे जब मैं अपनी सुबह की कॉफी के उबलने का इंतजार कर रहा हूँगा, मैं 10 पुशअप करूंगा। या जैसे ही मैं ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठूंगी, मैं 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लूंगी। ये इतना आसान है कि इसे न करने का कोई बहाना ही नहीं बचता। तो आज की बातचीत को अगर समेटा जाए तो हमने कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों पर बात की। सबसे पहले 1% सुधार की चक्रवृद्धि शक्ति, कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार लंबे समय में असाधारण नतीजे देते हैं, जैसा कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने कर दिखाया। फिर हमने समझा कि लक्ष्यों के बजाय सिस्टम और पहचान पर ध्यान केंद्रित करना क्यों ज्यादा जरूरी है। असली बदलाव तब होता है जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ ये कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और हम अपनी पहचान को छोटे छोटे कामों से, मतलब छोटे छोटे वोटों से बदल सकते हैं। और आखिर में हमने 2 बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियों पर गौर किया। हैबिट स्टैकिंग यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ना, और 2 मिनट का नियम यानी किसी भी आदत को इतना आसान बना देना कि उसे शुरू करने में कोई आलस ही ना आए। और जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि कभी-कभी हमारी पहचान जो हमें बनाती है, वही हमारे विकास में बाधा भी बन जाती है। हम अपनी पहचान से इतना जुड़ जाते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठने वाली इंसान नहीं हूं, या मैं गणित में अच्छा नहीं हूं। हम इन बातों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उन क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश ही नहीं करते। हमारी पहचान ही हमारी सीमा बन जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो आज का सवाल ये है, आपकी आदतें आपको जो पहचान दे रही हैं, क्या वो भविष्य में आपको आगे बढ़ने देगी या आपको एक जगह पर रोके रखेगी? पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।